ठंड में पेड़ वाले ससुराल में नई नवेली बहू की पहली रसोई दावत। पूस की ठिठुरती रात थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ठंडी हवाएं सुई की तरह चुभ रही थी। लेकिन रामकिशन के परिवार के लिए ये ठंड बाहर के मौसम से ज्यादा उनके दिलों में थी। जिस पुश्तैनी घर की एक एक ईंट उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई और पसीने से जोड़ी थी, आज वही उनके लिए पराया हो चुका था। घर के बाहर सामान बिखरा पड़ा था, पुरानी रजाइयां, कुछ बर्तन और रामकिशन की दवाइयां। जगदीश, जो कभी इसी घर में पला बड़ा था, आज दरवाजे पर यमदूत बनकर खड़ा था। निकलो यहां से, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। 6 महीने हो गए, न ब्याज दिया न मूल। रवि की नौकरी के लिए जो 5 लाख दिए थे, वो क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे सरकारी नौकरी का सपना देखा था ना, अब देखो सड़क पर आ गए नवाब साहब। बेटा जगदीश, ऐसा मत कर। कल ही तो मेरी बहू आने वाली है, कम से कम उसकी डोली तो उतर जाने दे। डोली उतरने से पहले ही घर छीन लोगे तो हम उसे कहाँ ले जाएंगे? मेरी इज्जत का तो ख्याल कर, समाज क्या कहेगा? इज्जत? काका, जब जेब में पैसा नहीं होता ना, तो इज्जत 2 कौड़ी की हो जाती है। ये घर अब मेरा है, और रही बात समाज की, तो समाज उसी की सुनता है जिसकी जेब गर्म हो। निकलो यहां से। शोर सुनकर गांव के मुखिया जी वहां आ पहुंचे। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। गांव वाले भी तमाशबीन बने खड़े थे। किसी में जगदीश के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। अरे क्या हो रहा है यहाँ जगदीश? इतनी रात गए, ये हंगामा क्यों? क्या बुजुर्ग का लिहाज भी भूल गए? मुखिया जी, देखिए ना, ये हमें घर से निकाल रहा है। कल मेरी बहू आ रही है। कम से कम 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता मिल जाता। देखो रामकिशन, कानून तो कागज मानता है, और कागज जगदीश के पास पक्के हैं। कर्ज लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। मैं इसमें कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जगदीश, इंसानियत के नाते इन्हें 1 रात तो रुकने दे। इतनी ठंड में बुजुर्ग और औरतें कहाँ जाएंगे? मुखिया जी, इंसानियत से पेट नहीं भरता। इन्हें अभी जाना होगा, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। सब मेरी गलती है माँ। न मैं सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ता, न पिताजी कर्जा लेते। काश मैंने कोई छोटी मोटी नौकरी कर ली होती। अब रोने से क्या होगा रवि? जो होना था वो हो गया। चलो, वो जो हमारे खेत के कोने में पुराना बरगद का पेड़ है, फिलहाल वहीं आसरा लेते हैं। जमीन का वो छोटा टुकड़ा अभी भी हमारे नाम है। भगवान की मर्जी हुई तो वही हमारा महल होगा। पूरा परिवार फटे कंबलों और टूटे मन के साथ कांपते हुए उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। रात बहुत मुश्किल से कटी। ठंडी हवा हड्डियों को चीर रही थी। कौशल्या और चुंकी एक दूसरे से सटकर बैठी रहीं। अगली सुबह कोहरे की धुंध अभी छटी भी नहीं थी कि एक पुरानी जीप आकर रुकी। उसमें से लाल जोड़े में सजी सुमन उतरी। उसके पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी रची थी। उसके सामने कोई सजा हुआ घर नहीं, बल्कि एक सूखा पेड़, बुझी हुई आग की राख और ठिठुरता ससुराल था। ये हम यहाँ क्यों रुके हैं? घर कहाँ है? और आप सब यहाँ बाहर? बहू, यही हमारा घर है। अब हमारी किस्मत टूट गई बेटी। जिस छत के नीचे तुम्हारा स्वागत करना था, वो कल रात ही छिन गई। अब हम बेघर हैं। रवि ने सिर झुकाकर सारी बात बताई। कर्ज, धोखा और बेदखली। सुमन ने एक पल के लिए अपनी सास के आंसू देखे, फिर रवि की झुकी हुई गर्दन और अंत में उस विशाल सूखे बरगद के पेड़ को। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने उसी पल अपने नसीब को स्वीकार कर लिया हो। उसने आगे बढ़कर उस पेड़ के तने को छुआ, मानो उससे इजाजत ले रही हो। पिताजी, घर ईंटों से नहीं, लोगों से बनता है। अगर आप सब यहाँ हैं तो यही मेरा ससुराल है। महलों में रहकर अगर परिवार साथ ना हो तो वो भी खंडहर है। और रही बात छत की, तो ये बरगद सदियों से खड़ा है। आंधियों ने इसका बाल भी बांका नहीं किया। यह हमें उस पक्के मकान से ज्यादा सुरक्षा देगा। देख रही है सरोज, और साथ में कमला, तुम भी देखो। बेचारी नई बहू
आते ही सड़क पर आ गई। कर्म फूटे हैं इनके। सही कह रही हो विमला दीदी। सुना है इसके पैर पड़ते ही घर छिन गया। बड़ी अपशगुनी है। अब देखना 2 दिन में भाग जाएगी अपने मायके। रस्मों की तो बात ही छोड़ो, अब तो खाने के भी लाले पड़ेंगे। बेचारी क्या सपनी लेकर आई होगी। पड़ोसने ताने मारकर और मजाक बनाकर चली गई। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन सूरज बादलों के पीछे छिपा था। ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रामकिशन जी को ठंड लगने से खांसी शुरू हो गई थी। उनकी हालत बिगड़ती देख सुमन चिंतित हो उठी। तभी वहां गांव के वैद्य जी गुजरे। अरे रामकिशन भाई, इस खुले में रहोगे तो निमोनिया हो जाएगा। ये ठंड जानलेवा है, शरीर अकड़ जाएगा। मैं कुछ जड़ी बूटी देता हूँ, काढ़ा बना लेना, पर रहने का इंतजाम करो भाई, वरना अनर्थ हो जाएगा। वैद्य काका, इंतजाम हो जाएगा। माँ जी, देखिए, ये पेड़ अंदर से खोखला है। इसकी जड़ें एक गुफा की तरह फैली हुई हैं। तो क्या हुआ सुमन? उसमें तो सांप बिच्छू होंगे, वो रहने लायक नहीं है। रवि जी, डरने से काम नहीं चलेगा। मैंने देखा ये बहुत पुराना है, अंदर काफी जगह है। अगर हम थोड़ी मिट्टी खोद दें, मकड़ी के जाले हटा दें और सफाई कर दें, तो इसके अंदर एक कमरा बन सकता है। बाहर की बर्फीली हवा से बचने का यही एक तरीका है। चूंकि फावड़ा लाओ, हमें अभी काम शुरू करना होगा। सुमन ने अपनी शादी का भारी जोड़ा संभालते हुए अपने गहने उतारकर एक पोटली में बांध दिए और काम पर लग गई। एक नई नवेली दुल्हन को फावड़ा चलाते देख राहगीर भी हैरान थे। तभी पड़ोस का एक छोटा बच्चा गोलू दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में कुछ सूखी टहनियां थी। भाभी, भाभी, ये लो, मैंने जंगल से सूखी लकड़ियां जमा की हैं। इससे आग जला लेना, काका को ठंड नहीं लगेगी। मेरी माँ मना कर रही थी आने को, पर मैं चुपके से आ गया। अरे मेरा प्यारा गोलू, तूने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। देख रवि जी, मदद करने वाले हाथ अभी भी हैं। शाम होते होते रवि, सुमन, चुंकी और नन्हे गोलू की मदद से पेड़ के खोखले तने को साफ कर लिया गया। उन्होंने गीली मिट्टी से दरारें भरी और सूखी घास का बिस्तर बिछाया। पुरानी साड़ियों और बोरियों को जोड़कर एक पर्दा बनाया गया। वो अब सिर्फ एक पेड़ का तना नहीं, बल्कि एक छोटा सा गर्म आशियाना बन चुका था। देखिए माँ जी, बन गया ना हमारा पेड़ घर। अब हम अंदर सुरक्षित रहेंगे। जुग जुग जियो मेरी लाडो। तू तो साक्षात लक्ष्मी है। तूने तो जंगल में मंगल कर दिया। अगली सुबह गांव में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। विमला, सरोज और कमला फिर से तमाशा देखने आ गई। उन्हें लगा था कि परिवार ठंड से बेहाल होकर रो रहा होगा। अरे कौशल्या जी, अब क्या होगा? रिवाज तो रिवाज होते हैं। नई बहू आई है, पहली रसोई की रस्म तो होनी चाहिए। या फिर गरीबी ने रस्मों को भी खा लिया। हाँ और क्या, पर बेचारी बनाएगी क्या? पेड़ की पत्तियां उबालकर खिलाएगी? काकी जी, आप चिंता ना करें, रस्में भी निभेंगी और दावत भी होगी। हमारे हालात बदले हैं, संस्कार नहीं। बहू, तू क्या कह रही है? हमारे पास तो आटा तक नहीं है, तेल मसाला कहाँ से आएगा? माँ जी, आप बस आशीर्वाद दीजिए और इन्हें निमंत्रण दे दीजिए। अगले सोमवार यानी आज से ठीक 7 दिन बाद मेरी पहली रसोई की दावत होगी। मुखिया जी, वैद्य जी और पूरा गांव आएगा। अगले सोमवार पेड़ के नीचे? ठीक है भाई, हम भी देखेंगे कि पेड़ वाली बहू क्या खिलाती है। कहीं हमें भूखा ही ना मार दे। चुनौती बहुत बड़ी थी। सुमन के पास न पैसा था न राशन। वो लाला जी की दुकान पर गई। लाला जी, मुझे थोड़ा राशन चाहिए। पैसे मैं फसल कटने पर या मजदूरी करके चुका दूंगी। उधार बंद है बहू, तुम्हारे ससुर पर पहले ही इतना कर्ज है। नकद हो तो बोलो, वरना रास्ता नापो। ठीक है लाला जी, आपके गोदाम में बहुत अनाज बिखरा पड़ा है जिसे चूहे खा रहे हैं। मैं पूरा गोदाम साफ कर देती हूँ और बोरियां भी सिल दूंगी। बदले में मुझे मजदूरी नहीं, बस थोड़ा राशन दे देना। अरे, नई बहू होकर मजदूरी करेगी? ठीक है, अगर काम अच्छा हुआ तो सोचूंगा। सुमन ने अपनी जिद और मेहनत से
लाला जी का दिल जीत लिया। उधर रामू काका, जो रामकिशन के पुराने दोस्त थे, चुपके से एक थैला लेकर आए। रामकिशन, मैं सामने से मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बेटा जगदीश के साथ काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा बाजरा और गुड़ रख लो। बहू की हिम्मत देखकर रहा नहीं गया। ऐसी देवी जिस घर में हो वहां कभी अकाल नहीं पड़ सकता। धन्यवाद काका, ये हमारे लिए बहुत है। अगले 6 दिन सुमन ने दिन रात एक कर दिया। वो सुबह 4 बजे उठकर चुंकी के साथ खेतों में जाती। कोहरा इतना होता कि सामने खड़ा इंसान न दिखे, लेकिन सुमन के हाथ नहीं रुकते। उफ, हाथ सुन्न हो रहे हैं, जैसे खून जम गया हो। लेकिन सोना नहीं है चुंकी, हमें गिरे हुए गेहूं की एक एक बाली बीननी है। भाभी, इतनी ठंड में मेरे तो पैर भी नहीं उठ रहे। हाँ चुंकी, मेहनत की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये आंसू पोंछ ले, हमें दावत की तैयारी करनी है। सुमन ने खेतों में मजदूरी की, बदले में ताज़ी सब्जियां ली। रवि ने जंगल से लकड़ियां जमा की ताकि खाना पकाया जा सके और मेहमानों को ठंड न लगे। नन्हे गोलू ने जंगल से बेर और कंदमूल जमा किए। सोमवार की शाम आ गई। पूरा वृक्ष महल दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। हवा में बाटी और साग की महक थी। मेहमान आने लगे। मुखिया जी सबसे आगे थे। रामकिशन, मैंने सुना तुम्हारी बहू दावत दे रही है। मुझे लगा मजाक है, पर यहाँ तो ऐसी खुशबू आ रही है जैसे किसी बड़े हलवाई के यहाँ से आती हो। कहाँ है दावत? यहाँ बाहर बिठाओगे क्या? कुल्फी जम जाएगी हमारी तो। मुझे तो लगता है पानी पिलाकर भेज देंगे। देखो तो, कहीं चूल्हा भी नहीं दिख रहा। आइए काकी जी, आइए मुखिया जी। बाहर ठंड है, भोजन अंदर वृक्ष महल में लगा है। सुमन ने पेड़ के तने पर लगा टाट का पर्दा हटाया। अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। बाहर की बर्फीली हवा के विपरीत अंदर एक सुखद गर्माहट थी। बीच में अंगीठी जल रही थी। लालटेन की रोशनी जड़ों पर पड़कर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। जमीन पर साफ चादरें बिछी थी और पत्तों के दोने रखे थे। अरे, यहाँ तो बिल्कुल ठंड नहीं है। ये तो किसी जादुई गुफा जैसा लग रहा है। मैंने तो सोचा था कीचड़ में बैठना पड़ेगा। बैठिए सब लोग, अतिथि देवो भव। सुमन, चुंकी और गोलू ने मिलकर खाना परोसा। गर्मा गर्म बाजरी की रोटी जिस पर ताज़ा मक्खन तैर रहा था, सरसों का साग, कढ़ी और रामू काका के दिए गुड़ का हलवा। खाने का पहला निवाला मुंह में जाते ही सबकी बोलती बंद हो गई। वाह, क्या स्वाद है! ऐसा शुद्ध और सात्विक भोजन तो शहरों के बड़े होटलों में भी नसीब नहीं होता। ये साग अमृत है, अमृत। इसमें सिर्फ मसाले नहीं, इस बेटी का तप मिला हुआ है। रामकिशन, तुम्हारी बहू ने तो कमाल कर दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी रस्म और ऐसी दावत नहीं देखी। इसने तो आपदा को अवसर में बदल दिया। ये लड़की नहीं, सोना है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कुलच्छनी कहा था, ताने मारे थे। लेकिन तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। तूने हम सबका पेट भी भरा और मुंह भी बंद कर दिया। काकी, अन्नपूर्णा मैं नहीं, ये परिवार है जिसने मेरा साथ दिया, और ये प्रकृति है जिसने हमें आश्रय दिया। दावत की खुशबू और तारीफें हवा के साथ उड़कर पास ही के उस पक्के मकान तक भी पहुंची जहां जगदीश अकेला बैठा था। वो छिपकर पेड़ के पीछे से सब देख रहा था। उसे उस बड़े घर में ठंड लग रही थी, लेकिन यहाँ खुले में पेड़ के नीचे उसे एक अजीब सी जलन और गर्माहट दोनों महसूस हुई। अपनी अंतरात्मा की आवाज वो दबा न सका। काका, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर अपना ही खून नहीं पहचाना। मुझे लगा था कि घर छीन लूंगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे, पर आज देख रहा हूं कि असली घर दीवारों से नहीं, परिवार से होता है। ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। मैं कल ही कागजात वापस कर दूंगा। देर आए दुरुस्त आए बेटा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज तूने साबित कर दिया बहू कि घर ईंट पत्थर से नहीं, घर की स्त्री के हौसले और सूझबूझ से बनता है। सुमन, तुमने आज सिर्फ पेट नहीं भरा,
हमारा मान भी बढ़ाया है। तुमने मुझे सिखा दिया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हार नहीं माननी चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे उस गर्म गुफा में सबने भरपेट खाना खाया। बाहर कोहरा और ठंड थी, लेकिन अंदर रिश्तों की, माफी की और प्यार की गर्माहट थी। सुमन की आंखों में संतोष था। उसने अपनी पहली रसोई से यह साबित कर दिया कि जहां प्रेम, साहस और कड़ी मेहनत हो, वहां एक सूखा पेड़ भी राजमहल बन सकता है। दिसंबर की वो रात कयामत बनकर टूटी थी। शहर की गगनचुंबी इमारतों में हीटर चल रहे थे, लेकिन इस बस्ती के 10 बाई 10 के उस पुराने जर्जर कमरे में मौत जैसी ठंड पसरी थी। दीवारों से चूना झड़ रहा था और छत के कोने से ईंटें खिसक चुकी थी, जहां से सर्द हवा साया साया करती हुई किसी अदृश्य सांप की तरह भीतर घुस रही थी। कमरे में अंधेरा था। बस एक कोने में जलती हुई ढिबरी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। हे राम, लगता है यमराज आज मुझे लेने ही आए हैं। मेरी हड्डियों में अब जान नहीं बची। अरे मीरा, ओ मीरा बहू, देख तो सही, मेरे पैर हैं भी या गल गए? मीरा जल्दी से पास आते हुए अपने ठंडे हाथों को रगड़कर गर्म करने की कोशिश करती है। अम्मा, आप ऐसा मत बोलिए, अभी रगड़ती हूँ आपके तलवे। हे भगवान, ये तो पत्थर जैसे ठंडे हो गए हैं। घर में जितने भी पुराने कपड़े थे सब इनके ऊपर डाल दिए हैं मीरा। अब तो हमारे शरीर पर जो बचा है वही सहारा है। माँ, बहुत जोर की ठंड लग रही है। रजाई के अंदर भी हवा घुस रही है। मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, देखो, कट कट कट। भैया, मुझे भी अपनी तरफ खींच लो ना, मुझे डर लग रहा है। माँ, क्या आज भी खाना नहीं बनेगा? पेट में चूहे कूद रहे हैं। राधा रोते हुए बच्चे को सीने से चिपकाती है। चुप हो जा मेरे लाल, सो जा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। दूध की कटोरी तो सपना हो गई है। मेरे बच्चे का गला सूख रहा है और मैं एक बूंद दूध नहीं दे पा रही। मैं ही पापी हूँ, न दवाई ला पा रहा हूँ न रोटी। सावित्री, ओ सावित्री, सूरज और चंदन अभी तक नहीं आए? नहीं जी, गए तो थे लेबर चौक, पर इतनी ठंड में कौन काम देगा? ऊपर से कोहरा इतना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। सूरज और चंदन अंदर दाखिल हुए। उनके बाल ओस से भीगे हुए थे और चेहरे पर हताशा थी। उनके खाली हाथ देखकर सावित्री का दिल बैठ गया। कुछ नहीं मिला बाबूजी, आज तो ईंट भत्ते वाले ने भी मना कर दिया। कह रहा था कोहरे में ईंट नहीं सूखती, काम बंद है। और वो राशन वाला लाला, उसने भी उधार देने से मना कर दिया। कह रहा था पिछला हिसाब चुकाओ। इंसानियत तो जैसे मर गई है इस शहर में। बेटा, थोड़ा पानी ही पिला दे, भूख नहीं तो प्यास से ही मर जाएंगे। अभी वे अपनी बेबसी पर रो ही रहे थे कि बाहर दरवाजा जोर से खटखटाया गया। दरवाजा इतना कमजोर था कि लगा अभी चौखट से उखड़ जाएगा। अरे ओ माधव, दरवाजा खोल, या आज दरवाजा तोड़कर ही अंदर आऊं। हे भगवान, सेठ गजानन आ गया। सूरज बेटा, दरवाजा खोल, वरना ये हंगामा करेगा। सेठ जी, इतनी रात गए? रात गए नहीं तो क्या, आरती उतारने आऊं? 3 महीने हो गए किराया नहीं आया। और सुन, मुझे एक कोठरी कल सुबह तक खाली चाहिए। मुझे गोदाम बनाना है यहाँ। हाँ, सही कह रहे हैं भाई साहब। इनके रोने धोने और बीमारी से पूरी गली में मनहूसियत फैली रहती है। निकालो इन्हें। सेठ जी, आप देख रहे हैं, बाहर प्रलय जैसी ठंड है। बच्चे हैं, बूढ़ी अम्मा है। अगर हम अभी निकले तो ठंड से मर जाएंगे। बस 2 दिन मौसम थोड़ा खुलने दीजिए। मरते हो तो मरो, मेरी बला से। मुझे मेरा घर चाहिए। अगर तुम नहीं निकलोगे तो मैं सामान बाहर फेंकना शुरू कर दूंगा। खबरदार, जो हमारे सामान को हाथ लगाया तो। हम इज्जत से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं। नहीं चंदन, सेठ जी से जबान मत लड़ा। सेठ जी, माय बाप, रहम करो, बस आज की रात रुक जाओ, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। ड्रामा मत कर माधव, बहुत देख लिए तेरे नाटक। चलो निकलो। मुन्नी, बंटी, हटो यहां से। गजानन ने एक एक करके उनका टूटा फूटा सामान, पतीले, पुरानी संदूक, फटे कपड़े गली में फेंकना शुरू कर दिया। बच्चे डर के मारे एक कोने में दुबक गए। राधा अपने बच्चे को बचाने के लिए आड़ बन गई। अच्छा हुआ, अब शांति मिलेगी।
चलो भाई साहब, ताला लगाओ। आधे घंटे के भीतर वो पूरा परिवार सड़क पर था। कोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट भी धुंधली पीली बिंदी जैसी लग रही थी। सर पर न छत थी न जेब में पैसा, केवल एक पोटली में कुछ बर्तन और आंखों में बेइंतहा खौफ। बर्फीली हवाएं अब सीधे उनके शरीर से टकरा रही थी। गली के कुत्ते उन पर भौंक रहे थे। वे बेतहाशा चलते रहे, लेकिन शहर की हर चौखट उनके लिए बंद थी। एक मंदिर के बाहर पुजारी ने दरवाजा बंद कर लिया। रैन बसेरे के बाहर जगह नहीं है का बोर्ड टंगा था। बस अब और चलने की ताकत नहीं है, मेरे फेफड़े फट जाएंगे। बाबूजी, हिम्मत मत हारिए। थोड़ा आगे शहर के बाहर वाला रेलवे पुल है, वहां कम से कम छत तो मिलेगी। पुलिस वाले भी वहां कम आते हैं। हाँ बाबूजी, चलिए, अम्मा का शरीर तो बर्फ हो रहा है। वे घिसटते हुए शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, जहां एक पुराना रेलवे पुल था। पुल के नीचे सूखी नदी की रेत और कीचड़ थी। ऊपर से गुजरती गाड़ियों की गड़गड़ाहट और नीचे सन्नाटा था। वहां बदबू थी, नमी थी, लेकिन खुले आसमान से बेहतर था। यहाँ तो बहुत सीलन है, बच्चे कैसे सोएंगे? यही हमारा बिस्तर है बहू। आ जाओ, सब एक दूसरे से चिपक कर बैठो। यहाँ बहुत अंधेरा है माँ, डर लग रहा है। जीजी, मैंने चूल्हा तो ईंटों से बना लिया, पर माचिस वो तो शायद घर में ही छूट गई या सीलन से खराब हो गई। हे भगवान, आग नहीं जलेगी तो हम रात भर में अकड़ जाएंगे। मुन्नी, बंटी के हाथ देखो, नीले पड़ रहे हैं। कुछ करो सूरज, कुछ करो, नहीं तो सुबह तक हम में से कोई नहीं बचेगा। भैया, चंदन भैया, देखो वहाँ पिलर के पास वो चमकीले पत्थर, मैंने स्कूल में पढ़ा था, चकमक पत्थर। हाँ गौरी, तू सही कह रही है। चंदन, जल्दी सूखी घास ढूंढ, कूड़े के ढेर में कुछ कागज या प्लास्टिक मिल जाएगा। दोनों भाइयों ने पागलों की तरह सूखी घास और कूड़ा इकट्ठा किया। उनकी उंगलियां ठंड से सुन्न थी, पत्थर पकड़ में नहीं आ रहे थे। जल जा, भगवान के लिए जल जा। खट खट की आवाज गूंजती रही। 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद एक चिंगारी निकली और सूखी घास ने आग पकड़ ली। आग की पीली लपटें उठते ही मानो मौत के मुंह से जिंदगी वापस आ गई। हे भगवान, तेरा शुक्र है। माँ, गर्मी तो मिल गई, पर पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुको बेटा, बस यही आखिरी मुट्ठी बची है। पानी है बोतल में, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। एक टूटे हुए पतीले में वो पतली सी खिचड़ी पकने लगी। उसकी खुशबू ने भूख को और बढ़ा दिया। उस रात वे सब एक दूसरे से सटकर गीली जमीन पर बोरी बिछाकर लेटे। ऊपर से ट्रेन गुजरती तो धूल गिरती, लेकिन वे इतने थक चुके थे कि वही शोर लोरी बन गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वो भी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ बीमार सा लग रहा था। पुल के नीचे की जिंदगी नर्क से बदतर थी। वहां न प्राइवेसी थी न सुरक्षा। बर्फीली हवाएं सीधे अंदर आती और हड्डियों को गला देती। चंदन, मैं शहर जा रहा हूँ, शायद आज कुछ काम मिल जाए। मैं भी चलता हूँ भैया, यहाँ बैठकर तो भूख और डराएगी। बेटा, खाली पेट जा रहे हो? माँ, काम मिलेगा तो शाम को भर कर लाएंगे। आप बस अम्मा और बच्चों का ध्यान रखना। दिन भर वे शहर में भटकते रहे, लेकिन ठंड के कारण बाजार बंद थे और निर्माण कार्य रुके हुए थे। शाम को वे खाली हाथ लौटे। उनके चेहरों पर हताशा देख मीरा समझ गई। कुछ नहीं मिला? नहीं मीरा, आज तो लगता है हवा खाकर ही सोना पड़ेगा। राधा रात में अचानक जागती है। जीजी, उठो। जीजी, क्या हुआ राधा? वहां देखो, झाड़ियों के पीछे 2 आंखें चमक रही हैं। कोई जानवर है। वो एक आवारा जंगली कुत्ता था जो शायद खाने की महक सूंघकर वहां आया था। वो धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। माँ, डर लग रहा है। हटो यहाँ से, भाग यहाँ से शैतान। मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो जला दूंगी। जलता हुआ अंगारा देखकर कुत्ता डर गया और दुम दबाकर भाग गया। उस रात के बाद से उन्होंने तय किया कि रात भर कोई ना कोई जागकर पहरा देगा। अगले दिन भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई। माँ, मैं और मुन्नी पास के खेतों में जाते हैं, शायद गिरी हुई सब्जियां मिल जाएं। ध्यान से जाना बेटी, वो किसान बहुत निर्दयी है। गौरी और मुन्नी खेत में मूली और शकरकंद ढूंढ रहे थे कि किसान ने उन्हें देख लिया। चोर, हरामखोर, मेरी फसल चुराते हो? रुक जाओ, आज टांगे तोड़ दूंगा।
भागो मुन्नी, तेज भागो। वे दोनों गिरते पड़ते वहां से भागे। गौरी के घुटने छिल गए, लेकिन मुन्नी ने अपनी फ्रॉक में कुछ छिपा रखा था। दीदी रो मत, देखो मैं क्या लाई हूँ। मैंने चुपके से 2 शकरकंद उठा लिए थे। मेरी शेरनी बहन, आज तूने घर को भूखा सोने से बचा लिया। उस रात उन्होंने आग में भूनकर वही शकरकंद मिल बांट कर खाए। एक शकरकंद के 10 टुकड़े हुए। हर निवाला गले के नीचे उतारना मुश्किल था, क्योंकि उसमें अपमान और चोरी का स्वाद था। ठंड बढ़ते ही जा रही थी। काकी अम्मा की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी। मुझे घर ले चलो, यहाँ बहुत ठंड है। यमराज मुझे लेने आ रहे हैं। माधा बेटा, मुझे घर ले चल। मेरे पुराने संदूक की चाबी कहाँ है? मैं कैसा बदनसीब हूँ माँ, जो तुझे बुढ़ापे में एक छत भी नहीं दे सका। मुझे माफ कर दे माँ, काश मैं मर जाता तो ये दिन ना देखने पड़ते। ऐसा मत कहिए, हम लड़ेंगे। ये रात हमेशा नहीं रहेगी। जनवरी की वो रात सबसे भयानक थी। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव, शीतलहर और भारी तूफान की चेतावनी दी थी। शाम होते होते आसमान काला हो गया और तेज आंधी चलने लगी। पुल के नीचे जो प्लास्टिक की पन्नी उन्होंने टांग रखी थी, वो एक झटके में उड़ गई। बच्चों को पकड़ो, सब पिलर के पीछे छुप जाओ, हवा बहुत तेज है। राधा, किशन को शॉल के अंदर छिपा लो। आग बुझ रही है भैया, अगर आग बुझ गई तो हम जम जाएंगे। हवा की आवाज डरावनी थी, जैसे कोई राक्षस चीख रहा हो। बारिश की बूंदें अब ओलों में बदल गई थी। तड़तड़ तड़ की आवाज से बच्चे सहम गए थे। तभी पुल के ऊपर से एक तेज धमाके की आवाज आई, धड़ाम। उसके बाद धातु के घिसटने की चीखती हुई आवाज और फिर भयानक सन्नाटा। भाई, ये क्या आवाज थी? जैसे बम फटा हो। लगता है ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। इतने कोहरे में शायद गाड़ी फिसल गई। हमें क्या करना चाहिए? हम तो खुद मरने की हालत में हैं। बाहर मत जाओ भैया, बहुत खतरा है। नहीं बहू, हम गरीब हैं, लेकिन इंसानियत अभी मरी नहीं है। अगर वहाँ कोई घायल हुआ तो सूरज, चंदन, जाओ जाकर देखो, शायद किसी को हमारी जरूरत हो। सूरज और चंदन कांपते हाथों से टॉर्च लेकर और फिसलन भरी ढलान चढ़कर ऊपर पुल पर पहुंचे। दृश्य भयानक था। एक महंगी काली कार रेलिंग तोड़कर पुल के किनारे लटकी हुई थी। उसका आधा हिस्सा हवा में झूल रहा था। जल्दी करो चंदन, गाड़ी कभी भी नीचे गिर सकती है। अंदर 2 लोग बेहोश हैं। भाई, दरवाजा जाम हो गया है, खुल नहीं रहा। पीछे हटो। कांच टूटते ही उन्होंने हाथ अंदर डालकर लॉक खोला। जान की परवाह किए बिना सूरज और चंदन ने पहले खून से लथपथ औरत को बाहर खींचा। इसे पकड़ो, अब साहब को निकालते हैं। जैसे ही उन्होंने बेहोश आदमी को बाहर निकाला, कार का संतुलन बिगड़ा। चर्र की आवाज के साथ कार नीचे खाई में जा गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और नीचे आग लग गई। बाल बाल बचे भाई, अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो हम भी गाड़ी के साथ। सोचो मत, जल्दी इन्हें नीचे ले चलो, इनकी सांसें चल रही हैं। वे दोनों घायल पति पत्नी को अपने कंधों पर लाद कर नीचे पुल के नीचे ले आए। उनका खून सूरज और चंदन के कपड़ों पर लग गया था। हे भगवान, ये तो बहुत बुरी तरह घायल हैं। मीरा, आग तेज करो, ये लोग बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए हैं। अपनी साड़ी, लकड़ी जो मिले सब जला दो। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये लो, इन्हें ये कंबल उड़ा दो। लेकिन माँ जी, बच्चे ठंड से मर जाएंगे अगर कंबल दे दिया तो। राधा, अभी इनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। बच्चों को हम अपनी छाती से लगा लेंगे। आओ मेरे पास, सब चिपक कर बैठो। वो आदमी और औरत ठंड से अकड़ चुके थे। सिर से खून बह रहा था। गौरी ने अपनी चुन्नी फाड़कर पट्टी बांधी। परिवार के पास जो भी थोड़ा बहुत चावल का पानी बचा था, उन्होंने उसे गर्म करके उन बेहोश लोगों के होठों पर लगाया। साहब, आंखें खोलिए साहब, सोने मत देना इन्हें चंदन। पूरी रात वो गरीब परिवार खुद ठंड में ठिठुरता रहा। उनके दांत किटकिटा रहे थे, शरीर नीला पड़ रहा था, लेकिन वे अपनी शरीर की गर्मी और मेहनत से उन अमीरों की जान बचाने में लगे रहे। मौत और जिंदगी का खेल पूरी रात चलता रहा। सुबह होते ही तूफान थम गया था। कोहरा अभी भी था, लेकिन हवा रुक गई थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही उस घायल आदमी विक्रम ने कराहते हुए आंखें खोली।
उसने अपने पास अपनी पत्नी अंजलि को सही सलामत देखा और फिर उस गरीब परिवार को जो खुद फटे हाल में होकर भी उनके चारों तरफ बैठा था। मैं कहाँ हूं? अंजलि? मैं ठीक हूँ विक्रम, हम जिंदा हैं। साहब, आप पुल के नीचे हैं। रात को आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। जान तो ऊपर वाला बचाता है, हम तो बस जरिया हैं। आप पानी पीजिए। ये जगह, हम पुल के नीचे हैं और तुम लोग? हम यही रहते हैं बेटा, ये हमारा घर है। मैंने देखा, अभी मुझे याद आ रहा है, रात को धुंधला सा याद है, तुम्हारे छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे थे, फिर भी तुमने अपना एकमात्र कंबल हमें ओढ़ा रखा था। तुम्हारे पास खुद पहनने को कपड़े नहीं हैं और तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी साड़ियां जला दी। अतिथि भगवान का रूप होता है बेटी, जान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर हमारे होते हुए किसी की जान चली जाती तो हम भगवान को क्या मुंह दिखाते। तभी ऊपर से पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आई। पुलिस इंस्पेक्टर रस्सा फेंककर नीचे उतरे। सर, आप यहाँ? हम तो समझ रहे थे कि कार के साथ। ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं इंस्पेक्टर, इंसानियत। इन लोगों ने हमें बचाया है। विक्रम जाने से पहले रुका। उसने सूरज का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। सूरज, मैं तुम्हें कुछ पैसे देकर छोटा नहीं करूंगा। पैसे तो खत्म हो जाएंगे। तुम लोगों ने मुझे सिखाया है कि अमीरी दिल की होती है। मेरा पास के शहर में एक बड़ा फार्म हाउस है और मेरी फैक्ट्री है। मुझे वहां ऐसे लोगों की जरूरत है जो वफादार हों, इंसान हों। क्या तुम और तुम्हारा परिवार मेरे साथ चलोगे? वहां तुम्हें काम, घर और इज्जत सब मिलेगी। क्या ये सच है साहब? क्या हमारे बच्चों को छत मिलेगी? ये मेरा वादा है बाबा। अब से आप मेरे परिवार हैं। 2 दिन बाद विक्रम खुद अपनी नई बड़ी गाड़ी लेकर पुल के नीचे आया। जब वे लोग अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर गाड़ी में बैठ रहे थे तो संयोग से पड़ोस की विमला चाची और वही क्रूर मकान मालिक गजानन, जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, भीड़ में खड़े होकर देख रहे थे। बाबूजी, देखिए सेठ गजानन। विक्रम गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए गजानन को पहचानते हुए, क्योंकि सावित्री ने उसे सब बता दिया था। सेठ जी, पहचान रहे हैं इन्हें? आपने इन्हें कचरे की तरह घर से निकालकर ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इनकी इसी गरीबी और बड़े दिल ने आज 2 जानें बचा ली। अगर ये उस रात अपने घर में होते तो शायद मैं और मेरी पत्नी आज जिंदा ना होते। मुझसे गलती हो गई साहब। गलती नहीं, पाप किया था आपने। अमीरी दीवारों की नहीं, संस्कारों की होती है। गाड़ी आगे बढ़ गई। धूल का एक गुबार उड़ा और पुल पीछे छूट गया। अब वे एक बड़े पक्के फार्म हाउस में थे। वहां हर कमरे में हीटर, नरम बिस्तर और रसोई में अनाज की बोरियां भरी थी। बच्चों की आंखों में अब डर नहीं, चमक थी। जब बाहर फिर वही जानलेवा बर्फीली हवा चलने लगी तो पूरा परिवार एक बड़ी सी अंगीठी के सामने बैठा था। काकी अम्मा मखमली रजाई में थीं। बेटा सूरज, उस पुल के नीचे की ठंड ने हमें बहुत तरपाया, हमारी परीक्षा ली। लेकिन उसी ठंड और उस तूफानी रात ने हमें ये गर्माहट भी दी है। भगवान इम्तिहान करा लेता है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। और देखो, आज चाय में चीनी भी है और दूध भी। अब ठंड में पुल के नीचे बसा वो ससुराल एक कड़वा अतीत बन चुका था, लेकिन उस संघर्ष ने उनके रिश्तों को और भी मजबूत और गर्म बना दिया था। उन्होंने सीखा कि उम्मीद की लौ सबसे अंधेरी और ठंडी रात में ही सबसे ज्यादा चमकती है।